हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन आपका पार्ट 2 है बुक का। उसका लेसन नंबर 7 है कंपनी निर्माण, कि कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको परिचय के रूप में। आज के युग में व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है ना। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, ज़्यादातर व्यवसायी जो है मध्यम पैमाने के बड़े पैमाने के संगठन के लिए जो है कंपनी संगठन को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के वैधानिक रूप से व्यवसाय प्रारंभ तक के विभिन्न चरण कंपनी निर्माण की विभिन्न स्थितियां कहलाती है। यानी कि व्यवसाय के विचार, यानी हमारे मन में कंपनी खोलने का विचार आने से लेकर जो भी वैधानिक फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करके कंपनी का निर्माण करने तक की सभी स्थितियां जो है कंपनी निर्माण की स्थितियां कहलाती हैं। और जो लोग ये कदम उठाते हैं या जोखिम उठाते हैं उन्हें और कंपनी का प्रवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रवर्तक का मतलब जो कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है, कंपनी के निर्माण की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करता है, जोखिम उठाता है और कंपनी की स्थापना करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रवर्तक कहलाता है। अब देखिए, कंपनी के निर्माण में विभिन्न स्थितियां, प्रत्येक स्थिति के विभिन्न चरण जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आपको बताएंगे हम कि कंपनी की जो प्रोसेस है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है निर्माण की प्रोसेस को। पहला प्रवर्तन, दूसरा समामेलन, तीसरा पूंजी का अभिदान। ध्यान रहे कि ये स्थितियां कंपनी के निर्माण की दृष्टि से उचित हैं, क्योंकि एक निजी कंपनी समामेलन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के तुरंत पश्चात अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है ना। क्यों करिए, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, लेसन नंबर 3 में, कि निजी कंपनी को जैसे ही समामेलन का मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, तुरंत अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, क्योंकि निजी कंपनी जनसाधारण से पैसा नहीं जुटा सकती, प्रतिबंध है, और इसको क्रय विवरण जारी करने और न्यूनतम अभिधान की औपचारिकता, यानी पैसा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अभिधान की औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जबकि एक सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिधान की, यानी पूंजी प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको भी पूरा करना होता है, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी है, वो आम जनता से पैसा जुटा सकती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में जब बताया था तब भी बताया था ये बात। अब अगला टॉपिक है कंपनी प्रवर्तन। कंपनी निर्माण में प्रवर्तन सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, और इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज, कंपनी की स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है, जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त अवसरों को व्यवहारिक रूप हम प्रदान कर सकें। इस प्रकार से किसी के द्वारा सशक्त व्यवसाय के अवसरों की खोज से इसका प्रारंभ होता है, यानी खोज करना कि हमें कौन सा व्यवसाय करना है ना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक कंपनी जो कंपनी स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाती है, उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी कि कंपनी का प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो व्यवसाय के अवसरों की खोज करता है ना। तो वो व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है ना। तो जो भी इस दिशा में कदम उठाता है उसे प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार एक प्रवर्तक कौन होता है, जिसमें पहला पॉइंट है जिसका नाम क्रय विवरण में लिखा रहता है अथवा धारा 92 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्रय विवरण मैंने आपको बताया था, क्रय विवरण कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है जनता से पैसा प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है एक आमंत्रण जनता को देती है क्रय विवरण के माध्यम से पैसा जुटाने के लिए। और दूसरा पॉइंट है जो एक अंशधारक, निदेशक या किसी अन्य रूप में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों में नियंत्रण रखता है, वो भी प्रवर्तक हो सकता है। तीसरा, जिसके सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने के लिए अभ्यस्त रहता है, यानी जिसके आदेश निर्देश का पालन संचालक मंडल करता है या तो वो व्यक्ति भी प्रवर्तक के रूप में हो सकता है। लेकिन ये बात पेशेवर के रूप में जो काम करा उस पर लागू नहीं होती है।
प्रवर्तक वह है जो दिए गए प्रयोजन के संदर्भ में कंपनी के निर्माण का कार्य करता है, उसे चालू करता है और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। इस प्रकार से प्रवर्तक व्यवसाय के अवसर की कल्पना करने के अतिरिक्त इसकी संभावनाओं का विश्लेषण करता है कि भविष्य में क्या संभावना होगी तथा व्यक्ति, माल, मशीनरी, प्रबंध की योग्यताओं, वित्तीय संभावनाओं को भी एकजुट करता है, संगठन तैयार करता है। यानी परिकल्पना की संभावनाओं को भली भांति जांच करने के बाद प्रवर्तक संसाधनों को एकत्रित भी करता है और आवश्यक अभिलेख है ना, प्रपत्र भी तैयार करता है, नाम भी निश्चित करता है, कंपनी का पंजीयन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और भी अन्य प्रकार की क्रियाएं करता है। इस प्रकार से कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तक बहुत से कार्य करता है। ये अब हम प्रवर्तक के कार्य पढ़ेंगे कि एक प्रवर्तक कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहला आता है व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। एक प्रवर्तक का कार्य होता है व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। पहचान का मतलब कि भविष्य में हम जो व्यवसाय करने जा रहे हैं उसके क्या अवसर रहेंगे, है ना। तो ये अवसर एक नई वस्तु के रूप में हो सकता है या सेवा के रूप में, उत्पादन के रूप में भी हो सकता है, या फिर किसी उत्पाद की किसी अन्य माध्यम के द्वारा उपलब्ध कराने के लिए या किसी निवेश के संबंध में भी हो सकता है। तो हमें ऐसे अवसर की तकनीकी और प्राथमिक संभाव्यता को देखकर इसका विश्लेषण किया जाता है। कहने का मतलब है जो नई वस्तु या नई सेवाएं जो हम प्रदान करने जा रहे हैं उसका भविष्य में क्या मतलब उसके लाभ हो सकते हैं, हमें क्या संभावना हो सकती है, इसकी खोज करना, है ना, इसकी पहचान करना। क्योंकि कोई भी कंपनी खुलती है ना तो उससे पहले भविष्य में जो हम करने जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट बनाने या कुछ भी करने जा रहे हैं नया, तो उसकी क्या संभावना है, क्या उसको हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है उसकी संभावना का पता लगाना। दूसरा है संभाव्यता का अध्ययन करना। संभाव्यता का अध्ययन इसलिए हो सकता है कि ताकि पहचान किए गए सभी अवसरों को वास्तविक परियोजना में परिवर्तित कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके लिए जिन व्यवसाय को हम प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए सभी पहलुओं की जांच पड़ताल के लिए उसके सभी जो संभावनाएं उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसकी जांच के लिए जो है क्या विद्युत व्यवसाय अवसर में लाभ उठाया जा सकता है। इंजीनियर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आदि विशेषज्ञों की सहायता से नीचे दिए गए जो भी संभावना अध्ययन है उसका हम विश्लेषण करेंगे। यानी कि इन विशेषज्ञों की सहायता से हम अध्ययन करेंगे कि जो भविष्य में संभावनाएं हैं, संभाव्यता है जो आपको आगे बताएंगे हम, उसके बारे में क्या जो प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले है तकनीकी संभाव्यता। कभी कभी कोई विचार अच्छा होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन तकनीकी रूप से संभव नहीं होता, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवश्यक कच्चा माल या तकनीक सरलता से हमको प्राप्त नहीं हो सकती। एक उदाहरण बताऊंगी आपको जिसमें बताएंगे हमारे जैसे उदाहरण के लिए कि हमने मान लीजिए कि एक व्यक्ति है अवतार, उसको कार्बोरेटर बनाने के उत्पादन के लिए एक विशेषज्ञ धातु की आवश्यकता है ना। माना इस धातु का उत्पादन देश में नहीं होता है और बुरे आर्थिक संबंधों के कारण उस देश से आयात भी नहीं कर सकते। यानी कार्बोरेटर बनाने के लिए एक धातु चाहिए ना, तो धातु क्या है वो हमारे देश में नहीं है मान लीजिए, और हमें बाहर से आयात करनी है। अब बाहर से हम आयात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उस देश से अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, है ना, आर्थिक संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि धातु को उपलब्ध कराने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है कि हम दूसरी जगह से मंगा सके, है ना। तो इस प्रकार से ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट जो है तकनीकी रूप से क्या होगा, अव्यावहारिक होगा। यानी कि हम चाहते हैं लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा है वित्तीय संभाव्यता। सभी व्यावसायिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन का अनुमान लगाना पड़ता है। अगर परियोजना पर होने वाला धन बहुत ज़्यादा अधिक खर्च होगा तो हम जो साधन है हमारे पास धन एकत्रित करने के, उससे हम मतलब अगर धन नहीं जुटा सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस परियोजना को त्यागना पड़ेगा, है ना। यानी कहने का मतलब जो हम परियोजना जो योजना बना रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और हम वैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो हमें उस परियोजना को त्यागना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई ये सोच सकता है कि नगरों का विकास करना बहुत लाभप्रद, नगर का है नहीं, शहरों का विकास करना लाभप्रद है, लेकिन क्या पाया गया कि इसके लिए करोड़ों रुपए, कई करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रवर्तकों द्वारा एक कंपनी की स्थापना करके व्यवस्था नहीं कर सकते, इतना पैसा उसके पास नहीं
मतलब संभव नहीं है, पैसा इसके पास नहीं है इतना। परियोजना को वित्तीय असंभाव्यता के कारण क्या करना पड़ेगा, इस विचार को त्यागना पड़ेगा, यानी कि पैसे की वित्त की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं तो हमें इस विचार को त्यागना पड़ेगा। तीसरा है आर्थिक संभाव्यता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परियोजना तकनीकी और वित्तीय रूप से तो व्यावहारिक है, लेकिन क्या इसकी लाभप्रदता की संभावना बहुत कम है, यानी कि ऊपर वाले दोनों पॉइंट तो हम सोच रहे हैं कि हम कर देंगे, ऐसा संभव है, ठीक है ना, लेकिन इस परियोजना में भविष्य में लाभ की संभावना बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति होगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस विचार को त्यागना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम विशेषज्ञों की राय भी लेते हैं, है ना। तो विशेषज्ञ हमें हेल्प करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ प्रवर्तक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम जो है केवल जो है जांच पड़ताल करते हैं सारी, अगर हमारे परिणाम सकारात्मक आते हैं तो हम जो है कंपनी का निर्माण करने का निर्णय ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ गया मेन पॉइंट। अब नाम का अनुमोदन। कंपनी की स्थापना के निर्णय लेने के बाद प्रवर्तक को क्या करना पड़ता है, नाम का भी चुनाव करना पड़ता है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा। और इसके अनुमोदन के लिए राज्य में कंपनी का एक पंजीकृत कार्यालय होता है, तो राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र भरना होगा, यानी नाम की परमिशन के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा और प्रस्तावित नाम का अनुमोदन कर दिया जाए। यानी नाम का जो फॉर्म आता है ना, उसमें क्या करते हैं हम 3 प्रस्तावित नाम देते हैं ना। तो अब देखते हैं कि जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो नाम देखता है कि उपयुक्त है नहीं। अब कई बार क्या होता है कि जो हमने नाम सोचा है वो पहले से किसी और कंपनी का नाम है ना, तो वो नाम हम नहीं रख सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है नाम ऐसा रखा है जो गुमराह करने वाला हो, है ना, या कानून की दृष्टि से हम रख नहीं सकते हैं। कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें नाम की स्वीकृति कई बार नहीं मिलती है। तो अब अगर जो नाम की पहला नाम जो हमने रखा उसकी स्वीकृति नहीं मिली, तो हमने वैकल्पिक 3 नाम सोचे ना, हमने 3 नाम उसमें दिए हमने प्रस्तावित, तो दूसरे 2 नाम है उसमें से देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है प्राथमिकता क्या था, 3 नाम होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में नहीं मिल रही है दूसरे में मिल सकती, दूसरे नहीं तीसरे में मिल सकती। कहने का मतलब है कि नाम की स्वीकृति जो है हमें रजिस्ट्रार, कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है उससे लेनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का है इसमें देखो INC1 फॉर्म है जो इस बुक के लास्ट में दे रखा है, तो वो फॉर्म भर के हमें कंपनी के रजिस्ट्रार के पास नाम की स्वीकृति के लिए जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित करना। संस्थापन प्रलेख जो भी है ना आपके, जैसे सीमा नियम है ना, तो सीमा नियम जब बनाया जाता है ना, तो क्या होता है कि उसमें जो है हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर कौन करते हैं उसमें, जो कंपनी के प्रथम निदेशक बनना चाहते हैं ना, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और जिन्होंने कंपनी के योग्यता अंश खरीदे हैं, तो उन्हें लिखित में अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी और उनको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ठीक है ना। उद्देश्य पत्र पर, उद्देश्य पत्र यानी सीमा नियम पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति। प्रवर्तक उन आवश्यक प्रलेखों को बनाने के बाद में जिन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार के पास हमें जमा कराना होता है, और उनकी सहायता के लिए बैंकर्स है, ऑडिटर्स है या पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, जो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी भी जमा करानी पड़ती है, जिसमें अंशधारियों के नाम है, पते हैं, उनको कितने शेयर दिए गए, उनकी संख्या है, ये सारा विवरणी हमको जमा करानी पड़ती है। इसमें हमें विशेषज्ञ की राय भी लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। प्रवर्तक कुछ वैधानिक प्रलेखों को तैयार करने के लिए भी कदम उठाएगा, जिन्हें कंपनी के पंजीयन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होंगे, जिसमें है प्रमुख तौर से सीमा नियम, जिसे हम उद्देश्य पत्र कहते हैं, अंतर नियम है, और भी कई प्रपत्र होते हैं जो हमें तैयार करने होंगे और कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होंगे। तो ये 6 पॉइंट आपके आ गए कंपनी के निर्माण की प्रोसेस के लिए, है ना। अब अगला टॉपिक जो है जो जमा कराने पड़ते हैं ना प्रलेख, है ना, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।